अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, एक नया दिन है और नई किरणें और नई सहर जो है वो आपके इंतजार में है, मुंतजिर है आपकी। आज कुछ ना कुछ नए पैगामात आएंगे आपकी जिंदगी में, कुछ ना कुछ पुरानी चीजों से वाबस्ता जो है वो लोग आएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि वक्त जैसे जैसे गुजरता है, आप जहां पे बैठे हों, जो देख रहे हों, जो सुन रहे हों, उससे कुछ ना कुछ नया लर्न करने की अपने अंदर कैपेसिटी जो है वो पैदा करें। क्योंकि जिस दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, मेरे ख्याल में वो दिन आपकी जिंदगी का अहम दिन होता है और उस दिन को आप जाया नहीं करते। बात होता है ना कि लोग सारा सारा दिन गुजार देते हैं किसी ना किसी काम में, कुछ नया सुनने को नहीं मिलता, नया सीखने को नहीं मिलता। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसी महफिलों में बैठा करें जहां पे आपको नई से नई बात जो है वो सीखने को मिले, लेकिन नई से नई बात अच्छी सीखने को मिले, बुराई वाली साइड के ऊपर आपने नहीं जाना। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि कुछ दुनियावी बातों के साथ साथ दीनी बातें भी की जाएं, दुनिया और आखिरत दोनों को संवारा जाए। तो हमारा सेगमेंट है एक दिन एक नेकी, उसकी तरफ चलते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मेरा पैगाम ये है कि अमर बिल मारूफ करने के लिए क्या शराइत है। जो अमर बिल मारूफ करता है उसके लिए क्या शराइत है। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, अमर बिल मारूफ के लिए पहली शर्त यह है कि उसको इल्म भी हो, जिस बात की दावत दे रहा है उसका इल्म भी हो। अगर उसको इल्म नहीं है, जाहिल है, तो वह अमर बिल मारूफ नहीं कर सकता। दूसरी शर्त अमर बिल मारूफ करने के लिए ये है कि जिस काम की वो दावत दे रहा है उसका मकसद इलाए कलिमतुल्लाह है, ताकि अल्लाह का दीन अल्लाह की सरजमीन पे बुलंद हो जाए, अपनी शोहरत मकसूद ना हो। तीसरी शर्त यह है कि जिसको दावत दे रहा हो उसके साथ इसका शफकत का इरादा हो, तकब्बुर का इरादा ना हो। और चौथी शर्त यह है, दावत देते हुए, अमर बिल मारूफ करते हुए हिल्म और शफकत और नरमी के साथ काम ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन हिकमत बसीरत के साथ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दीन के रास्ते के ऊपर चलें, क्योंकि वही रास्ता है जो सिराते मुस्तकीम का रास्ता है। अगर हम उसी के ऊपर चलेंगे तो इंशाअल्लाह जहां हमारी दुनिया कामयाब होगी, आखिरत में भी हम अल्लाह ताला और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके उम्मती बनने की जो होता है ना कि किसी कोई आपसे मोहब्बत करता है तो उसके सामने जाके पेश होने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा अमल चाहिए होता है जो जाके उससे बता सके। तो हमारे पास कुछ ऐसे अमाल होने चाहिए कि हम रोज़े क़यामत उनके सामने खड़े होकर वो बता सकें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि हमने वेदर के हवाले से भी अपडेट देनी होती है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। तो मौसम जो है वो औसम होने जा रहा है और इस चीज़ की पेशगोई जो है वो महकमा मौसमियात ने की है और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में बारिशें होंगी। अब कब कब कहां कहां कितनी कितनी बारिशें होंगी, टेम्परेचर क्या रहेगा और आज की सूरत हाल क्या होगी वेदर के वाले से। वैसे मैं सुबह आ रहा था ना, बड़ा प्लेजेंट वेदर था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मेरा मूड जो है वो खुशगवार तब हो गया जब गालों को छूती हुई ठंडी हवाएं जो है वो गुजरती है ना, तो आपका मूड थोड़ा डिस्टर्ब भी हो तो अच्छा हो जाता है। लेकिन आज वेदर कैसा रहेगा देखते हैं टुडेज वेदर में। फसी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे रिपोर्टर, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आज के वेदर की सूरत हाल क्या होगी। फसी बताइएगा कैसा रहेगा शहर फैसलाबाद का मौसम आज।
जी बिल्कुल, माह अप्रैल इख्तिताम पसीर हुआ और आज 1 मई है और 1 मई ही को मजदूरों का आलमी दिन भी है और जो मौसम भी है वो भी खासा खुशगवार हो गया है। सुबह से ही हवाओं का राज बरकरार है और सूरज यूं महसूस होता है जैसे बादलों की ओढ़ में छुप गया है। जहां तक दर्जा हरारत है, दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी की तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 64% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि आज इम्कानात हैं कि दिन में जो है वो बारिश होगी, चूँकि इससे पहले भी जो है महकमा मौसमियात बारिशों की पेशन गोई कर चुका था और इस हफ्ते में जो है वो बारिशों का इम्कान भी मौजूद है। अलबत्ता शहर फैसलाबाद का जो मौसम है वो खासा खुशगवार हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप फैसलाबाद शहर के वेदर के हवाले से बता रहे थे और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज 1 मई है और मजदूरों का आलमी दिन है और इस दिन को हम किस तरह से भूल सकते हैं। किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की तरक्की के पीछे जो है एक मजदूर का हाथ बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि यही वो शख्स होता है जो दिन रात मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का तो पेट पालता है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क की मैशत को मजबूत करता है, इकॉनमी को तगड़ा करता है और यही नहीं बल्कि उस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने के अंदर भी इसका एक अहम रोल होता है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर कुछ तलख हकीकतें ऐसी भी हैं, जैसा कि आज 1 मई है और लेबर डे के ऊपर आपको पता है कि दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान भर में लेबर तबका जो होता है उसको छुट्टी होती है, लेकिन यूजुअली अगर देखा जाए तो वाइट कॉलर जॉब होल्डर्स जितने भी हैं उन सबको मोस्टली छुट्टी होती है, लेकिन एक आम आदमी जो रोजाना मिट्टी में लथपथ हो के मजदूरी करता है सिर्फ शाम की दिहाड़ी के लिए, वो आज भी मेरा ख्याल पूरी तरह से उनके लिए छुट्टी का दिन नहीं होगा। अगर छुट्टी करते हैं तो भाई शाम को डेली वेजेस वाले कमा के अपनी फैमिली का पेट जो है वो किस तरह से बनेंगे। इस लेबर डे और पाकिस्तान भर में जितनी लेबर काम कर रही है इसकी अहमियत के ऊपर और ये दिन किस तरह से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कहां से जन्म लिया इस दिन ने, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। ये आज का जो फर्स्ट सेगमेंट है हमने मुकम्मल तौर पे डेडिकेट कर दिया है उन तमाम मजदूरों को जिन्होंने बेतहाशा मेहनत करने के बाद इस मुल्क के सतून जो है वो मजबूत किए। तो मैं चलता हूं आज हमारे जो गेस्ट हैं उनकी तरफ और तारुफ आपको करवाता हूं। हमारे साथ डॉक्टर नुमान अली मौजूद होंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट प्रोफेसर हैं। तो जनाब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो आगाज जो है मैं चाहता हूं अब्दुल रहमान से किया जाए और उनसे पूछना चाहता हूं मैं गुल साहब कि ये दिन की शुरुआत कहां से हुई, जन्म कैसे लिया और किस तरह से इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं हमें। और आपको क्या लगता है कि मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है क्या मजदूर को मुकम्मल हकूक उसके मिल पा रहे हैं या नहीं? थैंक यू अनान। देखिए ये 1886 1 मई को जो शिकागो में मजदूर एहतजाज कर रहे थे 8 घंटे वेजेस के लिए। देखिए जब इंडस्ट्री का आगाज़ हो रहा था तो यहाँ पर कोई घंटों की तादाद मुतय्यन नहीं थी, मजदूर वहाँ पर 24 घंटे का मुलाजिम था, जब तक वो जिंदा था मजदूरी करता था। तो उसको कम करवाया गया मूवमेंट्स के ज़रिए। तो ये मूवमेंट चल रही थी कि जिसमें ये डिमांड की जा रही थी कि 8 घंटे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर के होने चाहिए। मतलब शिकागो इसकी मदरलैंड है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जो है वो वहाँ की स्टेट ने, अमेरिका ने वो उधर जो है वो दावा बोल दिया, कई मजदूर वहाँ पे हलाक हो गए, पुलिस ने दावा बोला, बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए। तो उस दिन की याद में जो है वो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत ये दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी छुट्टी की जाती है, दुनिया के कई ममालिक में ये छुट्टियाँ की जाती हैं, स्पेशली जब उसके बाद सोवियत यूनियन की जानब से इस दिन को भी प्रमोट किया गया तो ये फिर उस ब्लॉक में मनाया गया। तो अब पाकिस्तान में जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है, सिंपल मजदूर की जो सूरत हाल है वो 1 मई को ही मुलाहिजा की जा सकती है। जैसे इंट्रो में कहा है कि यहाँ पर मजदूर आज के दिन ड्यूटी पे है, बाकी सारे छुट्टी पे है। तो ये एक तरह से सरकारी छुट्टी बनकर रह गई है।
पाकिस्तान में मजदूर देखिए, इंडस्ट्री जब पूरी खुशहाली से या पूरी पावर से चल रही थी, तब भी ये था कि जो 50% लोग हैं या मजदूर है वो परमानेंट नहीं थे। अब तो सबसे बड़ा ये मसला बनकर रह गया है कि अब जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है या कारोबार चल रहे हैं, उसमें कोई 10 से 20% मजदूर होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। फैक्ट्रीज की अगर बात कर लें, मिल्स की बात कर लें, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते। वेजेस हैं, ये बहुत बड़ा मसला है कि उनको बेचारों को अपनी जो हकूक तो क्या मिलने, उनको पूरी उनकी तनख्वाह ही नहीं मिल पाती ना। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, उनके पास तो प्रूफ आ जाएगा ना। Exactly. अगर उनको उनका हिसाब किताब नहीं मिलेगा, वो लेबर कोर्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। इन्हीं चीजों से बचने के लिए मेरा ख्याल है हमारे मिल मालकान जो है इस तरह के काम करते हैं। आप क्या समझते हैं गुल साहब, ये मामला ठीक है? इसके ऊपर गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई एक्शन लेती कि आया आपकी मिल में इतने बंदे काम कर रहे हैं, भाई इन सबका कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास? हनान देखिए, जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनकी अपनी मिल्स हैं। मतलब अब देख लें, ये शुगर मिल्स की बात कर लें तो वो सारे के सारे असम्बली में बैठे हुए हैं। बाकी भी जो टेक्सटाइल के लोग हैं, एहतजाज करने पे उतरे होते हैं, वो हकूक बता रहे होते हैं, तो उनकी तमाम की जो मिल्स है उसमें लोग रजिस्टर्ड नहीं होते। लेबर का जो महकमा है, इसका भी बड़ा मुनाफकाना रोल होता है, बड़ा इस मामले में 2 नंबरी से भरपूर रोल होता है कि जो भी मुलाजिम को वहाँ से निकाला जाता है, जब इनके पास आता है तो कई कई साल तक लटकाया जाता है। तो उस बेचारे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो केसेस कर सके। देखें, फिर वो अगर कोर्ट में जाता है तो इतने महंगे वकील कहाँ से करेगा, जबकि उसके मुकाबले में मिल्स वालों के पास बड़े तगड़े नाम होंगे उकला के। और जजेस जो है वो बजाय इसके कि वो केस देखें, वो फेस देखते हैं। ये बड़ी तनकीद हमेशा से जारी रही है कि लोगों को उस तरह से रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं दिया जाता। देखिए, एक मजदूर के मुकाबले में अगर मिल्स वालों को स्टे ही दे दिया जाए 2-3 साल का, तो वो 2-3 साल में कहाँ से खाएगा, वो तो ख़त्म हो गया बेचारा। तो ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट, समझ लें कि लेबर डिपार्टमेंट जो है वो इनका जो फैक्ट्री मालकान का उनके बिहाफ पे चलता है, उनका ही मुलाजिम लगता है सरकार के मुलाजिम की बजाय, और वो मुलाजिम की बजाय उनकी ज़्यादा जो है वो सुनवाई वहाँ पर होती है। तो उसका हम ये नतीजा देखते हैं कि मजदूर ने अब तो बेचारे ने केसेस करना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है हनान अब ये पिछले 1-2 साल में या कुछ सालों में, तो अब उसके इतनी कैपेसिटी रही नहीं है। फिर जो मजदूर तंजीमें जो पहले बड़ी एक्टिव होती थी और इस तरह की जो लीगल एड्स देती थी, उन पर भी बड़ा मसला बना। जो बुरी सूरत हाल बनी, जब हुकूमत ने NGOs को टैकल किया तो साथ में उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। फिर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मजदूर तहरीक जो कुछ साल पहले तक या 70-80 की दहाई में थी, वो उस तरह से अब मजबूत नहीं रही। अब जो इनफरादी अमल है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जिसका मसला बनता है वो खुद से ही हल करके आ जाए तो आ जाए, उसके साथ जो मजदूर है या उसके साथ जो तंजीमें हैं वो उसका साथ नहीं दे पाती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब, आप इस पे कैसे रोशनी डालेंगे? इस दिन की अहमियत के हवाले से हमें बताएं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस दिन को किस तरह से मनाया जाता है, कि आप मुतमिन हैं? तो इस दिन की जो अहमियत है, बिल्कुल जैसा अब्दुर्रहमान साहब ने बताया, दरअसल ये है यौम मई या यौम मजदूर, और ये आलमी यानी दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। लेकिन हमें मजदूर से कोई मखसूस हमें एक चीज़ नहीं देखनी चाहिए, हमें देखनी चाहिए मेहनत कश जो है, जो भी अपनी मेहनत को बेचता है, अपनी मेहनत करके कमाता है, क्या उसे पूरे तरीके से मुआवजा मिल रहा है उसके मेहनत का? सबसे अव्वल सवाल ये है। लेकिन महज ये नहीं कि फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि मजदूर मेहनत कश जिस महल्ले में रह रहा है, क्या वो साफ़ है, क्या पानी उसका साफ़ मिल रहा है, क्या मुतनासिब ग़िज़ा वहाँ तक पहुँच रही है, उस तक पहुँच रही है, क्या फ़िज़ा साफ़ है, यानी ये सारी चीज़ें, रहाइश है भी कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके तमाम हकूक आ जाते हैं, तमाम हकूक आ जाते हैं। और ये बहुत अहम है याद रखना कि पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी जो है मेहनत कश है। अक्सर हम समझते हैं कि जी हम मिडिल क्लास जैसे लोग होते हैं तो हम हैं पाकिस्तान, लेकिन दरअसल पाकिस्तान में अक्सरियत यानी गालिब अक्सरियत जो है वो मेहनत कशों की है। तो अगर उनका भला हो रहा है तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसका मतलब है कि सबका भला हो रहा है। तो यौम मई का मतलब ये है कि क्या हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया जो है, क्या वो वाकई मेहनत कशों के मुफाद में काम कर रही है, या महज ऊपर के कुछ चंद अशराफिया के जो लोग हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, इनके मफाद में काम करिए। तो असली सवाल तो ये होता है कि मेहनत कश के मुआशी हक भी, लेकिन मुआशरती, सकाफती और सियासी हक, ये दिन के ये मायने हैं।
अब फिर आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या पाकिस्तान में यह मनाया जा रहा है, देखिए जैसे रमजान मनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मनाया जा रहा है सबके सामने, नहीं, वो तो एक रस्मी तौर पर माह रमजान भी जब हम रोजे रखते हैं उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम नेकी सिर्फ रमजान में करें और बाकी का साल जो है हम भूल जाएं कि क्या तरीका होता है। तो यौम में तो एक अलामत होती है कि देखें हम मेहनत कश की क्या कदर करें, लेकिन पाकिस्तान में तो कदर नाम की चीज ही नहीं है। अब्दुर्रहमान साहब ने बड़े अच्छे, मेरा एक सवाल है वो ये कि एक शख्स जो कि पंचर लगाता है, सिंपल, उसकी दुकान पे आज भी चले जाएंगे ना, वो पंचर लगा रहा होगा और वो ही नहीं, उसके साथ साथ 7 साल का 8 साल का कोई ना कोई बच्चे भी 2-4 रखे होंगे जो पंचर लगा रहे। इस दिन की अहमियत उनके लिए क्या है जो आज भी काम कर रहे हैं? उनको तो यानी अगर पता भी होगा कि ठीक है यौम मजदूर है तो फिर अहमियत क्या होती है? अगर मुझे उसी दिन, जो दिन मेरे लिए रखा गया मेरे मनाने के लिए, बजाय इसके कि मैं सेलिब्रेट करूं, कि मैं खुशी मनाऊं कि वाकई मैं मजदूर हूं, मेरी कदर है समाज में, मुआशरे में, यहां तो जलालत है, जिल्लत है। मैं आपको देखें वो इसीलिए वहां पे आज का दिन भी काम कर रहे हैं ना कि अपने घर का सर्कल चला सके, कुछ 4 पैसे आ जाए। मतलब वो शख्स कितना मजबूर होगा कि पूरी दुनिया उसे आज का दिन छुट्टी देने के लिए मजबूर करती है, मजबूर तो नहीं करती, खैर कहती है कि आज आप स्पेशल गेस्ट हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करें। इसके बावजूद वो उसे छोड़ के, अपने एजाज को छोड़ के वो खाना खाने के लिए दरबदर ठोकरें खा रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव, यहाँ के मुतल्लिका इदारों को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे हम एक आम आदमी की इस तरह से दाद रसाई करें कि वो जो काम की वजह से स्टक हुआ है एक जगह पे, वो वहां से निकल पाए। और एक दिन, 365 दिनों में से एक दिन भी नहीं अपने लिए वो निकाल सकता। तो इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट के लिए आप समझते हैं कि कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए? हाँ, सरकारी मुलाजमों को तो छुट्टी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम तो नहीं ना काम कर रहे। बिल्कुल मेरे ख्याल में ये दिन उन लोगों के लिए होना चाहिए जो एक गधा गाड़ी चलाता है, बिल्कुल ठीक है ना, जो ईंटें ढोता है पूरा दिन लगा के 700 रुपए के लिए, कि यार एक मकान बन रहा है वहां पे मजदूरी करके वो 700 या 800 रुपया कमाता है। उस शख्स के लिए होना चाहिए जो रोड के ऊपर रेड़ी लगाता है, छाबड़ी लगाता है। उस शख्स के लिए ये दिन होना चाहिए जो पंचर लगाते हैं दुकान के ऊपर। वो शख्स के लिए होना चाहिए जो प्राइवेट लूम्स के अंदर, प्राइवेट फैक्ट्रीज के अंदर माल ढो रहे होते हैं, बड़े बड़े बोरे अपने वजन से ज्यादा अपने कंधों पर लाद के जा रहे होते हैं और यकीन जाने अपनी उम्र से पहले अपनी कमरे झुका लेते हैं, सिर्फ इस चीज की खातिर कि घर में बैठे बच्चे और बीवी खाने के 2 वक्त की रोटी का इंतजार कर रहे हैं। अगर एक दिन भी वो छोड़ता है तो वो अगले दिन खाना नहीं खा पाएंगे। और ऐसे सफेद पोश लोग हमारे यहां मौजूद हैं कि लोग उनकी जाके वो पता भी नहीं चलने देते। अपनी इज्जत नफ्स इतनी अजीज होती है उनको कि हाथ फैलाना उनके लिए मौत से कम नहीं होता। बिल्कुल। इसके बावजूद भी हम लोग उनकी मदद नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है ये कल्चर, ये ट्रेंड चेंज करने की जरूरत है हमें, क्या लगता है? बिल्कुल, यानी ये एक यौम की, एक दिन की बात नहीं है। ये मुल्क मेहनत कशों का मुल्क है। इस मुल्क को मेहनत कशों ने बनाया, पाकिस्तान को मेहनत कश अवाम ने बनाया और हर दिन बनाते हैं इसे। हर दिन सुबह उठ के शाम तक, यानी शाम के बाद भी, रात में भी जो मेहनत कर रहा है ताकि ये मुल्क चले, तो वो तो मेहनत कशी है। यकीन माने मैं बहुत सारे ऐसे मजदूरों को जानता हूं गुल साहब जो दिन रात मेहनत करते हैं, 3-3 घंटे की स्लीप लेते हैं सिर्फ कि 2 वक्त की रोटी अगर हमने खानी है, 2 शिफ्टों के अंदर काम नहीं ना करेंगे। घर में 4 बंदे हैं तो 4 बंदों में से 2 को रोटी नहीं मिलेगी अगर 2 शिफ्ट में काम नहीं करेंगे। गुल साहब ये बड़ा लम्हा फिक्री है हमारे मुआशरे के लिए, इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें। हनान देखिए, मतलब अगर इसकी सोसाइटी की बुनियाद देख लें तो यहाँ पर शहर की बात करें तो यहाँ पर मतलब एक तो बिल्कुल ही गरीब लोग है, या लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या लीट है। मतलब इसमें तो ये फैसलाबाद का या पंजाब का या पाकिस्तान का देखें तो यहाँ पर जागीरदारी भी अभी अपने अरूज पर है। उनका जो हारी होता है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कहीं पर, वो सारी उम्र का गुलाम है जागीरदार का, और वो उसकी औलाद भी गुलाम रहेगी। बट्टा मजदूर देख लें, उनके होने वाले बच्चे भी बट्टा मालिक के गुलाम होते हैं। उनको एडवांस दे के जकड़ा होता है। सबसे कम वेजेस बटा मजदूर को दिए जाते हैं। तो वो कई दहाइयों से, कई सेंचुरियों से, कई फैमिलियां से जो है वो उनके साथ वो मुशक्कत कर रहे हैं और उन्हें कहीं पर कोई आज़ादी नहीं है। और ये इसी स्टेट में हो रहा है। और बट्टा मालकान ने उन पर केसेस भी किए होते हैं कि अगर वो भागने की कोशिश करते हैं तो उन पर FIR जो पहले से होती हैं उस चक्रों में उठा लिया जाता है। ये जुल्म किए जाते हैं। यहाँ पर जो घरों में मुलाजम आते हैं वो भी आ जा रहे हैं। उनके वेजेस कितने हैं? 200-300 रुपये होते हैं रोज़ के, और बमुश्किल वो 8-10 हज़ार बनते हैं और वो सारा दिन घर का काम करना होता है और उनकी कोई रजिस्ट्रेशन, कोई हकूक़ नहीं है। जो ड्राइवर्स की जॉब करते हैं उनको जब चाहे कोई
हायर करे और फायर कर ले, कोई हकूक नहीं है। तो यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है या प्राइवेट लोग है, मास वाइज सरकार के जो परमानेंट हो गए और जो आज छुट्टी कर रहे हैं, उनके अलावा तो हर एक के तलवार लटक रही है कि अगर उसने ये काम ना किया तो वो फारग हो जाएगा। वही साहब, यहाँ पे हकूक देना तो दूर की बात, हकूक के लिए टेक्निकल रेजिस्टेंस बहुत शो की जाती है अदारों की जानब से मजदूर के लिए। हम इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान गुज्जर हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। गुज्जर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं टेक्निकल रेजिस्टेंस की बात कर रहा था कि लेबर कोर्ट में क्योंकि हकूक उनको मिलते हैं, लेबर कोर्ट तो फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक करता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक शख्स, एक मजदूर जिसके लेबर कोर्ट के मुताबिक कुछ पैसे अगर किसी मिल या फैक्ट्री की तरफ बन रहे हो, उसको ना देने के लिए कोई टेक्निकल तरीके इख्तियार किए जाते हैं। जैसे गुज़श्ता दिनों एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, उनके ऑफिस में मैं बैठा था, उनके पास एक सवाली आया, तो वो कोर्ट के ऑर्डर, उसके पास एक बुजुर्ग थे, उनके पास मौजूद था, सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी और इंतहाई ज़ईफ़ थे। उनका कहना था कि 1900 कितने का केस है, कितने साल पहले का, और वो मैं जीत गया हूं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुतलका फैक्ट्री या गोदाम या फिर मिल है, वो मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे, कुछ 6 या 7 लाख रुपया बनता है, और ये इस चीज़ का फैसला कई सालों पहले का हुआ है। यानी उस वक्त के 10 लाख या 6 लाख आज की मालियत के हिसाब से मेरा ख्याल 60-70 लाख के करीब पहुंच जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता था ओरिजिनल अमाउंट मेरी ले दे। उसके पास कोर्ट के ऑर्डर मौजूद, सब कुछ मौजूद, इसके बावजूद मिल उसे पैसे नहीं दे रही थी। फिर वो उन्होंने उसको हेल्प आउट किया, मुतलका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने, हालांकि उनका काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उनकी मजबूरी को देखते हुए मुतलका डिपार्टमेंट से जो उनका रजू करवाया और वहाँ पर ऑफिसर को कहा कि इनकी हेल्प की जाए। कहने का ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि हम हकूक की एक जानब बात तो करते हैं, दूसरी जानब हम लोग ही हकूक देने से कासिर है। उनको क्या कहेंगे इस हवाले से? हनान की लीगल एड्स जो है वो बहुत महंगी है, जो वकला की खिदमात हासिल करना बड़ा मुश्किल है। अब वो खुद से अदालती फैसला तो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता ना, या तो वो बहुत तगड़ा हो तो फिर तो उसका कोई रोके ना वाजबात ना, वो तो पहले ही बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से उसने केस किया होगा। और जैसे आपने बात की कि अगर वो 90 की दहाई के 6 लाख है, तो वो अगर वो पैसों का जितना डिवैल्यू हुआ है वो लगा लिया जाए तो वो तो करोड़ों में अमाउंट बन जाएगी ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा डिवैल्यू हुआ है। तो ये अगर कोई मिल मालिक 10-15 साल पैसे रोक के दे भी दे तो वो तो रद्दी बन जाती है ना, इतने सालों में तो उसकी वैल्यू ही नहीं रहती। तो यही वो सबसे बड़ा मसला है कि वो उन पैसों को वो इन्वेस्ट करता रहता है, री इन्वेस्ट करता रहता है। तो यही 1 मई जो मनाते थे, जो मार्क्सवादी थे, उनकी यही फिलासफी होती थी कि ये जो सरप्लस थ्योरी होती है कि जिसमें वो मजदूर के हक भी खा रहा होता मालिक, तो उससे वो री इन्वेस्ट किया जाता होता है, जबकि मजदूर जो है वो दिन दिन गरीब से गरीब हुआ जाता है। अगर उसकी मुनासिब वेजेस उसको दे दिए जाए, जो जितने घंटों की उजरत बनती है सिर्फ वही ली जाए, तो फिर तो वो चले कुछ बेहतर लाइफ गुजार लेगा, मेडिकल की सहूलियातों से मुयसर हों, जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्री का या मिल का तस्वुर होता है जो रजिस्टर्ड मुलाजिम के साथ। अगर ये सब ना हो तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है 2 वक्त के लिए रोटी खाना गुजारना, और फिर उस पर अगर उसको इस तरह से कोई लीगल सर्विसेज लेनी पड़े जो कि बहुत महंगे वकील हो चुके हैं, तो फिर तो ये समझ लें कि एक तरह से जो नामुमकिन बात हो गई है। और ये पाकिस्तान में अमलन अब यही कुछ हो रहा है कि लोग सिर्फ इसी वजह से अदालतों के चक्कर नहीं काटते कि एक तो उनकी जॉब गई है, नई नौकरी से वो तारीख पे नहीं जा सकते, और फिर जो वकला की सर्विसेज वो कहाँ से लेंगे, जबकि जो अमीर बंदा होगा उसके पास पूरी एक लीगल फर्म होगी जो उसको सर्विसेज दे रही होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब, आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, ये जो सूरत हाल है हकूक़ के हवाले से, हम कितने हकूक़ उनको दे पा रहे हैं? क्या हमारे माशरे के अंदर ये तमाम निज़ाम बेहतर चल रहा है? देखिए, असली में यौम मई का मतलब महज हकूक़ देना नहीं है। यौम मई मज़दूर का दिन इसलिए है उसे ये बताने के लिए कि मज़दूर तुझे हक़ लेना है। ये जो तारीख़ अब्दुर्रहमान साहब ने बताई यौम मई की, ये अमेरिका में जब शुरू होता है तो हमें समझना चाहिए उस वक़्त मज़दूर के वहाँ पे भी कोई हक़ नहीं थे, यूरोप में भी मज़दूर के कोई हक़ नहीं थे, चीन में, वियतनाम में, जहाँ हम सुनते हैं आजकल बहुत तरक्की हो रही है, वहाँ पे भी मज़दूर के कोई हक़ नहीं थे मेहनत कश के। वहाँ पे जिद्दोजहद उन्होंने की, वहाँ पे बाकायदा पुलिस उन पे फायरिंग करती थी, वहाँ की जो ट्रूप्स थे उनके, यानी मिलिशिया टाइप जो होते हैं या रेंजर टाइप होते हैं, वो मज़दूर अगर निकल आते थे हक़ के लिए तो उन पे फायरिंग होती थी। हर किस्म के तरीके कार उनके ख़िलाफ़
वो करते थे। जी, कानूनी कार्रवाई, गैर कानूनी कार्रवाई, गुंडे भेजना, ये सब कुछ करना। और ये सारी चीज़ें बदकिस्मती से, अफसोसनाक बात है, अल्लाह माफ़ करे, आज भी पाकिस्तान में ये चीज़ें होती हैं वाज़े तौर पर, कि सरकार जो है जागीरदार सरमायादार के साथ है, मजदूर के साथ नहीं है। तो असली में बात यह है कि आज अगर आपको यूरोप में या अमेरिका में या चीन या वियतनाम में आपको नज़र आता है कि मजदूर तरक्की कर रहा है या मजदूर के पास हक हैं, वो इसलिए है कि वहाँ पे यूनियन ने, वहाँ पे अंजुमन जो है मजदूरों के, उन्होंने मिलकर जिद्दोजहद की, लड़ाई लड़ी ताकि कानून ऐसे बनाए जाएं। और महज यानी पाकिस्तान में तो कानून तो हैं, बहुत अच्छे कानून हैं पाकिस्तान में, बुरे भी हैं लेकिन अच्छे भी हैं, लेकिन उनको यकीनी बनाने के लिए ये ताकत की बात होती है। तो हमारा काम ये है कि अगर हम मजदूर के जानिबदार नहीं है, कम से कम उनके रुकावट तो ना बने, कि जब मजदूर हक के लिए उठता है, मजदूर बात करता है कि यार मेरा हक दो, और वो अपने एसोसिएशन बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, अपने तंजीमें बनाते हैं, तो हम इनको सपोर्ट करें। हम मजदूरों को, मेहनतकश लोगों की जो जिद्दोजहद होती है उसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये है वाहिद तरीका है आलमी तौर पर, दुनिया में आप जहां पे भी देख लें, ये वाहिद तरीका है जैसे मजदूर को अपना हक मिला है। तो यौम मई का मतलब ये है, ये एक मुजामती दिन है, ये एक प्रोटेस्ट का दिन है कि मजदूर निकले, हड़ताल हो या कोई भी और तरीका हो, और वो अपना हक सामने रखे और वो कहे कि इस हक को यकीनी बनाओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हर चीज़ का कानून तो यहाँ मौजूद है, ठीक है, और अवेयरनेस की बात होती है कि कितने लोग उससे, कितने मजदूर अवेयर हैं कि उनके हकूक जो कानूनी तौर पे हैं। कईयों को तो पता ही नहीं है, जो लूमों में काम करते हैं, मिलों में काम करते हैं, मेरा ख्याल है उनको अपने हकूक के बारे में इल्म नहीं होता। तो मेरा ख्याल है अगर इसमें कुछ मजदूरों की एक जैसे लेबर मूवमेंट थी, या ऐसी कोई मूवमेंट बना दी जाए, या उनकी जो तंजीमें होते हैं, तंजीमों के अंदर कोई जो सरबराहान है उनको ब्रीफ करें आज के दिन कि आपके हकूक में ये चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल है बेहतरी आ सकती है। आप क्या समझते हैं? देखिए, लेबर कौमी मूवमेंट का भी आपने हवाला दिया है, तो जहाँ तक मुझे इल्म है, इसके बहुत सारे लीडरान को तो यानी ऐसे ही जेलों में डाल दिया गया है। तो मेरा मतलब यही है कि ठीक है, अगर आप मजदूर के साथ नहीं है, कम से कम रुकावट तो ना बने कि उनके जो लीडरें हैं, उनके जो लीडरान हैं, किसान लीडर होते हैं, मजदूर लीडर होते हैं, तो उन पे जो जिस तरीके से जुल्म किया जाता है, या तो गैर कानूनी तरीके से किया जाता है, गुंडे वगैरह के जरिए किया जाता है, या तो कानून के टेक्निकलिटीज जैसा आप भी बात कर रहे थे, उसके थ्रू कहीं ना कहीं उसको फंसाया जाता है। यानी जो सरमायादार है, जो मिल मालिक है, वो जो गैर कानूनी काम कर रहा है उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी, या होनी है तो रस्मी सी कार्रवाई होती, यकीनी नहीं होती। तो ऐसा है कि मजदूरों को तो, बहुत सारों को तो पता है कि हमारे हक क्या हैं, यानी हक किसी को बताने से उसको यकीनी बनाना, उसको एक्चुअली अमल में लाना, वो तो एक बहुत ही बड़ा फासला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पे मैं उन तमाम मजदूर भाइयों को मुखातिब करना चाहूँगा जो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप किसी किस्म की कोई भी डिस्कशन आज के दिन के हवाले से, अपने किसी इशू को बयान करना चाहते हैं, आला हकाम तक पहुँचाना चाहते हैं, आप किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और लाइव शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करें, और ये नंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है, आप इसे मिलाएं, हमारे शो का हिस्सा बने, और हिस्सा बनने के बाद जो है अपने मसाइल को आप बताएं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ब्रेक जो है एक छोटी सी बनती है, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट पे आप ये बताएं कि अब इस दिन को हमारे यहाँ सेलिब्रेट क्या करना चाहिए, कौन सी कमियां कुताहियां हैं जिनको दूर करके हम बेहतर अंदाज में मजदूर को अपने माशरे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हनान, देखिए, ये अब जो प्राइवेट सतह पर तो मुमकिन नहीं रहा, हुकूमती सतह पर होना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड वर्कर है या नॉन रजिस्टर्ड वर्कर से पहले तो इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ना सारे। जैसे मैंने मिसालें दी कि बटा यूनियन वाले हैं, या जो मतलब अपने घरों में काम करने वाले, या ड्राइवर, या इस तरह से जो प्राइवेट दफातर में काम करते हैं लोग, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बल्कि अभी सेंसस हो रहे हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन तो हुकूमत के पास आ गई होगी ना, उसको अलग अलग ही करना है ना, वो तो सारा डाटा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मौजूद है सेंसस के ज़रिए। तो इन तमाम लोगों को जो इनकी लीगल एड है वो मुफ्त में मिलनी चाहिए। ये हुकूमत को जो अपने जिस तरह से यहाँ पर अटारनी मुकर्रर किए जाते हैं, तो ये इस तरह से ट्रेड विंग्स के साथ भी कुछ जो लॉयर्स है, हुकूमती
जो एड के साथ आने चाहिए कि वहाँ पर जो उन्हें जितनी तमाम उनकी लीगल मुआवनत है वो सारी की सारी फ्री होगी, कानूनी मुआवनत फ्री हो जाए, उनके केस फ्री ये वाले वकील लड़ें, तो इससे कुछ फीसद तक जो है बेहतरी आ सकती है। क्योंकि कम से कम वो लोग वो फैक्ट्री वाले या मतलब मिल वाले केस नहीं करना चाहेंगे जिनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अदालत में जा सकता है। ज़्यादती हमेशा तब होती है जब उनको पता होता है कि ये कुछ नहीं कर सकता ना, तो ये इससे कुछ बेहतरी आ जाएगी। हुकूमती सतह पर जो वेजेस इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, मिनिमम वेजेस, उन पर इम्प्लीमेंट हो जाए, जो कि कहीं नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो हुकूमत खुद ऐलान करती है कि ये कम से कम तनख्वाह है, उस पर इम्प्लीमेंट हुकूमत खुद करवाने में नाकाम रहती है। ये बहुत बड़ा मसला है, रजिस्ट्रेशन का मसला है। फिर इनको जो हकूक़ मिलते हैं या जो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज है वो सिर्फ उन्हें दी जाती हैं जो रजिस्टर्ड हों, जो एक मखसूस क्राइटेरिया, तो उस पर तो दिनों दिन लोग कम होते जा रहे हैं। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हेल्थ कार्ड की बजाय अगर उसको बढ़ा लिया जाए, देखिए हेल्थ कार्ड में तो अपर मिडिल क्लास भी फैसिलिटेट हो गई ना। टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए कि ये टारगेट करके देनी चाहिए कि ये इतनी वेजेस से कम लोग हैं, इनको जो है वो सब्सिडी मिले। तो इस तरह के ऐलानात 1 मई पर करने चाहिए, ना कि गवर्नमेंट छुट्टी करके बैठ जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, ये तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। हमें साथ साथ मज़दूरों के जो हक़ हैं उसके साथ साथ सोचना पड़ेगा कि हम मज़दूर की तादाद को बढ़ाए कैसे। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर सनतकारी होनी चाहिए, यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि लोग जो ज़राअत में हैं, यानी हमने तो ख़वातीन की बात नहीं की, जो ख़वातीन काम करती हैं उनकी गालिब अक्सरियत जो है वो ज़राअत में काम कर रही है। वहाँ तो बिल्कुल ही राइट्स नहीं है, बिल्कुल ही राइट्स नहीं है, कोई तनख्वाह की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए ताकि लोगों के पास वसाइल आएँ, सनतकारी होनी चाहिए सही तरीके से। हमारा पूरा मॉडल जो है IMF वर्ल्ड बैंक के पीछे हम पड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारे लेबर रेगुलेशंस को ख़त्म भी किया गया। हमारा पूरा मॉडल जो है फाइनेंस पे, रियल एस्टेट में प्लॉट बनाने का काम है, ये यहाँ से हमें हट के सनतकारी पे जाना चाहिए, ज़राअत में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि मज़दूर को अच्छी नौकरी मिले, मुस्तकिल नौकरी मिले। ये कॉन्ट्रैक्ट वाला काम ख़त्म करना है। ये जो आर्जी तौर पर लोगों को हायर किया जाता है उसको ख़त्म करके लोगों को मुस्तकिल परमानेंट नौकरियां दी जाए, उसमें प्रमोशंस हो, उसमें सारे बेनिफिट्स हों, हेल्थ के बेनिफिट्स हों, सेहत के, रिहाइश के बेनिफिट्स हों। यानी महज ये बात नहीं है कि मज़दूरों के मुआशी हक़ मिलने चाहिए, उनको फूल भी मिलने चाहिए, उनको खेल कूद के लिए भी तक भी रसाई उनकी होनी आपने चाहिए। ख़वातीन की बात की, ख़वातीन का मुआवजा क्यों कम रखा जाता है मर्दों से? घरों के अंदर काम कर रही हों तो वो कोशिश होती है, फैक्ट्री वाले हों या कोई भी हों, कि यार इनको ना बस इक्का दुक्का गुजारे लायक पैसे दे के काम करवा लो। ऐसा अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ऐसा चलता है, होता है, आंखों देखा ये हाल है। इसके ऊपर भी कोई वर्किंग होनी चाहिए। पूरी वर्किंग तो इसके ऊपर ही होनी चाहिए। असली बात तो ये है कि जो ख़वातीन हैं वो घर के अंदर जो काम कर रही हैं सुबह से लेके शाम तक, यानी शौहर उठने से पहले ख़वातीन उठ जाती हैं और शौहर सोने के बाद वो सोती हैं, सारा दिन काम करती हैं, उसका कोई मुआवजा नहीं है। और बाकी जो ख़वातीन जाके जो खेतों में काम कर रही हैं या फैक्ट्रियों में जाके काम कर रही हैं या अस्पतालों में काम कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ तो उनको तो हज़ारों मुश्किलात झेलने पड़ती हैं। उनके खिलाफ तशद्दुद होता है, जिनसी तशद्दुद भी होता है उनके खिलाफ, हरासमेंट, असॉल्ट, यानी मैं मॉर्निंग शो कहना नहीं चाह रहा किस किस किस्म के यानी गलत हरकतें जो होती हैं औरतों के खिलाफ। लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैं दाद उन तमाम ख़वातीन को देना चाहूँगा जो काम करती हैं लेकिन मर्दों से ज़्यादा बहादुरी दिखाती हैं। अगर कोई शख्स उनको तंग करता है तो उसे कैफरे किरदार तक भी पहुँचाती हैं और बड़ी दिलेरी के साथ अपनी जिम्मेदारी जो है उसे निभाती हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और बड़ी मुफीद डिस्कशन जो है वो आपके साथ रही और हम उम्मीद करते हैं कि ये मुल्क जो है वो बेहतरी की राह पे गामजन होगा। तो इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और एशिया खुरनोश की कीमतों के अंदर बड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। आज रेट कुछ और होता है और कल को कुछ और होता है, इसलिए आवाम जो है वो परेशान होती है। लेकिन इसका हल हमने निकाल लिया है कि हर एक को अप टू डेट रखने के लिए हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं जो कि आम आदमी के लिए बड़े मुफीद साबित हों। और इसीलिए हमने जो सेगमेंट आज के भाव इंट्रोड्यूस करवाया उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि मार्केट कमेटी
की तरफ से जो लिस्टें जारी की जाती हैं जिसके अंदर चिकन और सब्जियां, फ्रूट्स, इनके रेट्स जो होते हैं वो आप तक पहुंचाए जाए। जब आप मार्केट के अंदर जाएं तो टीवी देखने के बाद आपको पता हो कि मार्केट के अंदर आज क्या रेट होगा, फ्रूट कितने में मिलेगा, सब्जियां कितने में मिलेंगी, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन हमारी कोशिश होती है कि गवर्नमेंट के मुताबिक आप तक पहुंचाई जाए। तो चलते हैं फिर आज के सेगमेंट हमारे आज के भाव की तरफ। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। जी बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट शाया की गई है सब्जियों के रेट्स क्या हैं, और इसके साथ साथ क्या गोश्त के रेट में भी कुछ कमी आई है या बढ़ गया है आगे से भी ज्यादा? आज बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। सोमवार की रेट लिस्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं, फल देखें तो उनमें भरपूर तेजी देखी जा रही है। ईद के बाद उम्मीद की जा रही थी कीमतों में कमी हुई, लेकिन इक्का दुक्का दिनों के बाद दोबारा से बड़े इजाफे के साथ कीमतें दोबारा इजाफे की तरफ बढ़ रही हैं। अगर बात करें सबसे पहले सब्जियों की, टमाटर 2 रुपये सस्ते हुए हैं 42 से 40, अदरक थाईलैंड 30 रुपये सस्ते हुए हैं 700 से 670, लीमू देसी 60 रुपये सस्ते हुए हैं 350 से 290, घिया तोरी 20 रुपये सस्ती हुई है 130 से 110, टिंडे 10 रुपये सस्ते हुए 125 से 115, मटर सब्ज 10 रुपये महंगे हुए 145 से 155, भिंडी तोरी 30 रुपये सस्ती हुई है 145 से 115, अरवी 10 रुपये सस्ती हुई है 200 से 190 रुपये किलो। फलों में सेब काला कुल्लू 10 रुपये महंगा हुआ है 315 से 325 रुपये किलो। केला 10 रुपये दर्जन महंगा हुआ है 310 से 320 रुपये दर्जन। सेब सफ़ेद 200 पे है, लोकाट 90 है, आड़ू 175 है, गर्मा 55, खरबूजा 75 रुपये किलो पे है। स्ट्रॉबेरी 10 रुपये सस्ती हुई है 90 से 80, तरबूज 5 रुपये महंगा हुआ है 30 से 35, जबकि फालसा 40 रुपये महंगा हुआ है 290 से 330 रुपये किलो पे हो गया है। तो कीमतों के अंदर आम आदमी के लिए खुशखबरी नहीं बल्कि बुरी खबर है कि चीज़ें बढ़ रही हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं और बदस्तूर बोझ जो है आम आदमी के ऊपर मजीद पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया। रेट्स के हवाले से आगाह कर रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर महंगाई जो है उसमें कमी हो, क्योंकि एक आम आदमी जो है उसका अपने घर का बजट बनाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। और इस महंगाई की फिजा में जो गरीब आदमी है उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो चुकी है। महंगाई इस किस्म का फंदा बना दिया गया महंगाई का कि आहिस्ता आहिस्ता उसे घोंटा जा रहा है और जो आखिरी सांस रह गए गरीब के वो भी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ पर कायम है कि इस मुल्क पे अल्लाह ताला की खास रहमत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी तो इस मुल्क के हालात जाके बेहतर होंगे। हम मेहनत करेंगे, हम जफाकश रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। तो ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊं कि आज जो सेकंड सेगमेंट है हमारा मॉर्निंग शो का, हमने कोशिश की है कि रेडियो की अहमियत जो है उसके ऊपर बात की जाए। रेडियो का दौर जो है वो आज भी है, लेकिन इसके साथ साथ हम दौरे हाजिर और पास्ट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पास्ट में उसकी क्या अहमियत थी, लोग कितना इसको सुनते थे, कितनी अहमियत देते थे, और इसके साथ साथ दौरे हाजिर के अंदर इसकी क्या सूरत हाल है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए आज हमने बड़े ही खास और सीनियर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं रेडियो के उनको अपने शो के अंदर मदऊ किया है। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगा तनवीर सलीम साहब का, जो कि मोस्ट सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं। इसके अलावा डायमंड जुबली अवार्ड भी इनको मिला है, राइटर भी हैं, बच्चों के शोज भी किए हैं और मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग और मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। तो सर आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ जहांजेब ज़ेबी जो कि हमारे FM 103 के बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारे शोज़ किए हैं। इनकी आवाज़ जब सुनता है ना कोई रेडियो के ऊपर तो बस फिर सुनता ही रह जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि यार इसे चेंज किए। बहुत सारे लोगों का सफ़र सुहाना बनाते हैं, चाहे वो गाड़ी में सुन रहे हो या फिर इसके साथ साथ घरों में बैठ के एंजॉय कर रहे हो। तो ज़ेबी साहब आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। और पहले जो है वो तनवीर साहब की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तनवीर साहब, एक लंबा अरसा अपनी, मैं कहूँगा पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी अपने रेडियो के नाम पे, बहुत सारे वायरल शोज किए, बहुत सारे ऐसे शोज किए जिसे सुनने के लिए लोग घंटों पहले इंतजार करते थे, बच्चों के शोज हों, बड़ों के हों। फिर यही नहीं, आपकी इल्मी अदबी खिदमात जो हैं वो रेडियो से हट के भी हैं। आपने बुक्स भी लिखी, 3 बुक्स पब्लिश हो गई और उनके आप टाइटल भी बता रहे थे, बड़े मज़े के और इंटरेस्टिंग है। मतलब टाइटल सुनने के बाद ही जिस किताब को पढ़ने का शौक पैदा हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है वो इल्म के ख़जाने से भरपूर होती है। तो मुझे ये बताइएगा कि रेडियो का सफ़र पहले कैसा रहा, फिर बाद में हम आपकी बुक्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, और इस सफ़र में कितनी दुश्वारी रही, और क्या आपका जो शौक था रेडियो का वो बस चलते फिरते पूरा हो गया या उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको?
हनान, ऐसा है कि रेडियो से मेरा जो पहला तारफ़ हुआ ना, वो बहुत बचपन में हो गया। मैं अपने वालिद ग्रामी सलीम बेताब, उनके साथ मैं लाहौर गया, लाहौर की सैर करने, तो मुझे रेडियो पाकिस्तान ले गए। तो वहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो, तो मुझे उन्होंने उस प्रोग्राम में शामिल करवा दिया। उस वक्त मैं 6th क्लास का स्टूडेंट था, तो मेरे लिए वो पहला था जिसमें मैंने ऐसे एक दो लतीफ़े सुनाए। ये मेरी सबसे पहली रेडियो के साथ मेरी एक जो है ना वो तल्लुक़ बना रेडियो के साथ। अच्छा, उसके बाद फिर ये तल्लुक़ यूँ आगे बढ़ा कि जब मैं स्टूडेंट था तो तब रेडियो फैसलाबाद में तो नहीं होता था, तो लाहौर में हम जाते थे क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, मुख्तलिफ शोज़ में हमें वो इनवाइट करते थे। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि काश हमारे शहर में भी रेडियो हो, तो हम भी इसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। तो शहर के लोग बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ रेडियो स्टेशन बने, और बिल आखिर ये रेडियो स्टेशन बना। और इसके लिए जनाब उस वक्त के जो सेक्रेटरी इत्तलात थे लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है शहर में रेडियो स्टेशन देने के लिए। और ये स्टेशन जनाब बना, तो जाहिर है कि हम लोग जो ऑलरेडी डिबेटर थे, तकरीरें वगैरह करते थे, तो हमारा तो शौक़ था कि हम इसके अनाउंसर बने, कंपेयर बने। तो इसी चीज को फिर लेके आप आगे चले। मुझे एक स्टोरी आप सुना रहे थे कि अगर वो कहते हैं ना किसी चीज का शौक हो जी, तो उसको पाने की जुस्तजू आपको बहुत दूर ले जाती है जी। तो आप इस चीज में आने के लिए ट्रेनिंग का आपका जो सफर था वो हमारे साथ शेयर करें। वो ऐसे हुआ कि मुझे शौक था, मैं गया, ऑडिशन दिया, उन्होंने कहा जाओ भाई अभी नहीं, सिलेक्ट नहीं हुआ। नो, सिलेक्ट नहीं हुआ, तैयारी करके। ये कब की बात है, कितने साल ये पहले? 1982 की बात है, जब रेडियो बने भी 3 महीने हुए थे। अच्छा, 2-3 महीने हुए थे रेडियो का ना स्टार्ट हुए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, जो है ना अभी आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत कमज़ोर है, अभी आपकी अदायगी में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है जी, वापस आ गया। फिर महीने के बाद गए, फिर नहीं सिलेक्शन हुई। तीसरी दफ़ा फिर दिया, फिर उन्होंने कहा पहले से तो बेहतर है लेकिन अभी भी ना नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा ये कोई तो इसका हल निकाल लें। तो उन्होंने ना एक सीनियर जो थे, पहले सिलेक्ट हो चुके थे, मोहम्मद इलियास उनका नाम था, वो तीसरे नंबर पे यहाँ पे अनाउंसर सिलेक्ट हुए थे, नंबर 3 पे हैं वो लोगों में, अव्वलीन लोगों में से। तो सबसे पहले तुम शब्बर अली खां हैं, उसके बाद एक खातून है, और उसके बाद फिर ये साहब हैं। तो इलियास साहब ने मुझे कहा जी आप मेरे घर आ जाएं। बड़ी फराह दिली के साथ उन्होंने ना मेरी ट्रेनिंग करनी शुरू की, और वो मुझे स्क्रिप्ट देते कि इसको आप पढ़ें, वो सुनते। अच्छा, फिर वो टेप पे रिकॉर्ड करते, फिर मुझे सुनवाते। तो उन्होंने 15-20 दिन मेरी ट्रेनिंग करने के बाद मुझे कहा कि अब आप ना ये स्क्रिप्ट साथ ले जाएं, घर चले जाएं, अपनी टेप पे ना इसको आपने बिल्कुल परफॉर्म करना है और फिर बाद में खुद ही सुनना है। तो जो सेल्फ असेसमेंट होगी ना, उसमें आप अपनी गलतियां खुद ही दुरुस्त कर सकेंगे। तो वो मैंने फिर प्रैक्टिस की मज़ीद 15-20 दिन। उसके बाद मैंने अपने इलियास साहब से, जो मेरे उस्ताद थे, पूछा ये दोबारा अपीयर हूँ? उन्होंने फिर मुझे कहा जी हाँ अब अपीयर हो जाएं, अब आपके ना चांसेस हैं। तो मैं दोबारा फिर अपीयर हुआ, तो फिर मैं एज अनाउंसर जो है ना, मैं पहली बार मैंने क्वालिफाई किया। और फिर क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। जाजेब जेबी भी हमारे साथ मौजूद है। जेबी साहब, रेडियो के रोमांस का बादशाह आपको कहा जाता है, और आपकी जो चॉकलेटी आवाज़ है ना, उसे सुनने के लिए बहुत सारी जगहों से मुझे ये बातें सुनने को मिलती थी कि यार जेबी का शो लग गया, अब हम जा रहे हैं घर पे आराम से कॉफ़ी या चाय बनाएंगे और शो को एंजॉय करेंगे। बड़ा पॉपुलर रहा आपका शो, और अब भी है, बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं। तो सफ़र कैसा रहा, किस तरह से सोचा कि हम रेडियो की तरफ आपको जाना चाहिए, और फिर एक लंबा अरसा आपको रेडियो के अंदर हो गया है, क्या कहेंगे इस सवाल? हनान, देखिए सबसे पहले तो मैं, क्योंकि रेडियो की जो मेरे साथ एक एफिलिएशन है ना, वो मैं लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। जी जी, श्योर, व्हाई नॉट। हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानियों के लिए रेडियो की खासियत एक ये है कि रेडियो वो मीडियम था जिस पे पहली बार पाकिस्तानियों को ये बताया गया कि पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान का ऐलान हुआ। मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब ने जो है वो रेडियो के ऊपर बताया। तो इसका मतलब है कि एक कनेक्शन हमारा डेवलप हुआ है। इट वाज द फर्स्ट सोर्स कि जिसके जरिए से जो है वो मैसेज को पता लगा पाकिस्तान का। दूसरे नंबर पे आपने जैसे मेरा पूछा, तो मेरे करियर का आगाज़ जो है वो ये बहुत ही एक्सीडेंटली, मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन मेरा बोलना अच्छा था। क्लास में कभी कोई अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह करते थे, तो मैं उन दिनों में अपना BSc मैंने शुरू किया था
और मैं एक ट्यूशन लेने के लिए आता था यहाँ पे डी ग्राउंड के पास। तो यूजुअली जब हमारे टीचर जो है वो कभी लेट हो जाते या कभी नहीं होते जो कोचिंग सेंटर के अंदर, तो होता था कि कभी कभी खुद कुछ बोल देते थे, या फिर मैं अपनी जब कोई प्रेजेंटेशन देता था तो मेरे कुछ क्लास फेलो ये कहते थे लो जी रेडियो शुरू हो गया। वो लोग उस वक्त रेडियो सुना करते थे, मैं उससे पहले रेडियो नहीं सुना करता था। मेरा रेडियो के साथ जो है वो एफिलिएशन ये थी कि मेरे दादा जो है वो रेडियो के साथ थे। मेरे दादा पाकिस्तान की मूवमेंट के अंदर कायद आज़म के साथ थे, तहरीक पाकिस्तान के वो बहुत ही फोर फ्रंट के कारकुन थे। तो वो मुझे बच्चों का फूल और कलियां प्रोग्राम था, उसके अंदर कभी कभी मुझे ले जाया करते थे। और वो खुद भी पोइट थे, तो वो उन्होंने कुछ लिखी हुई होती थी चीज़ें, कभी वो मुझे, तो मैं वहाँ जाता था। तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन था रेडियो के साथ। चलिए अब वापस मैं लेके आता हूँ कि मैंने अपना रेडियो करियर कैसे जो है वो शुरू किया। उसमें फिर वो मुझे, मेरे दोस्तों ने ये कहना कि आए आपको रेडियो लेके चलते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट होती, तो मेरे इंटरेस्ट नहीं होता था, मैं गेट से वापस आ जाता था क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का। अच्छा, फिर प्राइवेट रेडियो जब आए, FM रेडियो आया, तो FM रेडियो के ऑफिसेज जो है वो प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर होते थे, तो वो मुझे पता भी नहीं था। मेरे दोस्तों ने जानबूझ के मुझे बगैर बताए मुझे वहाँ पे लेके चले गए। मुझे भी ये था कि ये कोई प्राइवेट बिल्डिंग है, कोई अपना काम का कह के। तो मैं वहाँ जब चला गया तो मुझे थोड़ी देर के लिए उन्होंने, पहले उनको भी बताया हुआ था कि ये हमारा दोस्त है लेकिन ये कर सकता है काम ये, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है उसको कोई पर्सनली, इसके अंदर कोई इतना चार्म नहीं फील होता। तो वो मेरे साथ उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की, इधर उधर की बातें, तो उनको ऐसा लगा कि मैं तो बेहतर बोल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ये रेडियो है, हमारा प्राइवेट रेडियो है, तो आप ज़रूर इसके अंदर आएँ। मैंने फिर जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा सोचा, तो फिर मैंने कहा चले मैं एक प्रोग्राम करता हूँ। एक प्रोग्राम मैंने जब किया तो वो इतना बेहतर हुआ कि जो मेरे उस वक्त के जो ओनर थे वो, क्योंकि लॉन्चिंग हो रही थी और अभी टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी, तो वो प्रोग्राम इतना अच्छा, तो वो मेरे प्रोग्राम के अंदर आगे उन्होंने मुझे आगे माथे से चूमा, मुझे कहने, उन्होंने कहा कि बस हमें आवाज़ मिल गई है वो जिसका हमें इंतज़ार था। तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्टोरी रेडियो। तो बस फिर हमने कोशिश यही की कि हम इस रेडियो के ज़रिए जो है वो अपने जो नौजवान हैं लोगों को द कंट्रीब्यूशन, मुझे अभी कोई पूछता है तो मैंने FM 103 अपना रेडियो शुरू किया फैसलाबाद में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज़ेबी भाई की फैमिली पूरी की पूरी बड़ी कॉम्पिटेंट है और इनसे एक एहतराम का रिश्ता मेरा ये भी है कि इनके जो छोटे भाई हैं मोहसिन साहब, वो मेरे MPhil के अंदर टीचर भी रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके शिकागो हो, कैलिफोर्निया हो, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्चेज जो हैं वो परफॉर्म कर चुके हैं। बड़े कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी हैं वो भी, तो उनकी वजह से भी मोहब्बत है और इसके साथ साथ इनके अपने टैलेंट की वजह से भी। तो ज़ेबी भाई मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि पहले के रेडियो में, जो आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले का रेडियो था और आज के रेडियो में क्या फ़र्क है? हनान, देखिए हम जो भी देखिए दोनों चीज़ें ना एक मिक्स एंड मैच है। जैसे जो बड़े हैं और जो छोटे हैं उनके एक मिलाप से ही जो है वो एक खूबसूरत चीज़ बनती है। तो पहले का रेडियो जो है वो उसने एक बेस बनाई, लोगों को ये बताया, मतलब ये कभी भी नहीं कह सकते कि अब दो डिफरेंसेस हैं। एक है FM रेडियो जो आजकल जिसको मॉडर्नाइज रेडियो कहते हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर हमारा ट्रेडिशनल रेडियो पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं। तो उन्होंने एक बुनियाद रखी, उस बुनियाद को लेकर के आगे लोग चले। वक्त के साथ साथ थोड़ी सी लोगों की ज़रूरतें चेंज हुई, कमर्शलिज्म जो है वो इतना तेज़ी से आगे बढ़ गया, फिर ये डिजिटल मीडियम जो है वो इतने तेज़ी से आगे बढ़ गए कि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गई। तो लेकिन ये है कि उसने हमें एक लाइन दी, वो समझें कि आप एक इंस्टीट्यूशन है, एक तहरीक है, और जिससे हम आगे जो है वो बढ़े हैं सब लोग, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो अनाउंसमेंट हो, चाहे वो खबरें हो, चाहे वो प्रोग्राम्स हो, चाहे वो करंट अफेयर के प्रोग्राम हो या फिर दूसरे एंटरटेनिंग प्रोग्राम हो, तो सब ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, वैसे मतलब बाकी लोगों को भी देखा जाए, डॉक्टर मोहसिन को भी अगर देखा जाए जो आपके भाई हैं, तो उनके अंदर भी बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो टीवी के हवाले से हो, पर्सनैलिटी उनका ग्रैंडर जो है वो टीवी वाला ही है। वो इवन मेरे साथ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी मिशन में भी थे, तो वहाँ पे भी रिसर्च हम इकट्ठे कर रहे थे, तो उनकी पर्सनैलिटी, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, ये सारी चीज़ें काफ़ी मैच करती थी, लेकिन बन वो डॉक्टर गए। तो इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो मैं चाहता हूँ छोटी सी एक ब्रेक ले रहे हैं। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनसे करते हैं। तनवीर साहब, आप क्या कहेंगे, पहले के रेडियो में और आज के रेडियो में क्या फ़र्क नज़र आता है? हनान, ऐसा है कि जो पहला रेडियो था ना, जिसे हम रेडियो पाकिस्तान कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे अपने साथ मुंसलिक जितने भी ब्रॉडकास्टर होते थे, राइटर होते थे, उनकी तरबियत बहुत ज़्यादा करते थे वो लोग।
हमारे सीनियर जो थे वो हमें एक एक लफ्ज बोलना सिखाते थे, अदायगी कैसे करनी है, ठीक है, इसका तलफ़्फ़ुज़ आपका कैसा होना चाहिए, इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। और हमारे उस्ताद हमें बाकायदा डांट डपट करके सिखाते थे। जब हम लिखते थे तो लिखने में भी हमें हमारे जो सीनियर थे, जो प्रोड्यूसर होते थे, जो हमारे उस्ताद होते थे, वो हमारी बाकायदा हमें डांट डपट करते थे और एक एक लफ्ज़ लिखना सिखाते थे, एक एक लाइन लिखना सिखाते थे। तो अब जो आज के मैं रेडियो को देखता हूं तो अब इसमें ये इस चीज़ का मुझे फुकदान नज़र आता है कि अब नए जो आने वाले लोग हैं रेडियो में, ब्रॉडकास्टिंग में जो आते हैं या एज राइटर आते हैं, उनको सिखाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। अच्छा। इवन रेडियो पाकिस्तान पे भी ऐसा कोई मुझे अब बंदोबस्त नज़र नहीं आता। रेडियो पाकिस्तान भी मैं जाता हूँ, वहाँ भी अब वो लोग नहीं हैं जो सिखाया करते थे, जो बताया करते थे। वो अब ये फ़र्क आ गया है नए और पुराने रेडियो में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कुछ आप ड्रामों के हवाले से जो आपने राइट किए, चीज़ों के हवाले से भी बता रहे थे, मैं चाहता हूँ वो ब्रीफली ज़रा एक्सप्लेन करें, कौन कौन से ड्रामे लिखे, उनका क्या क्या इम्पैक्ट आया, तो सारी वो हिस्ट्री जो है हमारे साथ शेयर करिए। ऐसा है हनान के लिखे तो बहुत ज़्यादा हैं और मैं वो बंदा हूँ कि जिसने ना कभी ना स्क्रिप्ट रखा और ना कभी उसका कोई रिकॉर्ड रखा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे को कभी भी नहीं भूलती। तो उनमें से एक तो पंजाबी फीचर मेरा था चाचा इलमदीन, वो 3.5 साल चला। हमने 3 महीने के लिए उसको प्लान किया था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि लोग इसरार करते थे, फ़ोन करते थे, फिर एक्सटेंड करते थे, फिर फ़ोन करते थे, फिर 3 महीने के लिए एक्सटेंड करते थे। एक्सटेंड करते करते 3.5 साल वो फीचर चला। उसके किरदार ज़बान तदी आम लोगों के हो गए। ये एक मेरा रिकॉर्ड है फैसलाबाद का कि सबसे लंबा जो है फीचर जिसमें एक लॉन्ग ट्रैक कहानी भी थी और हर एपिसोड मुकम्मल कहानी भी होती थी। तो ये एक बड़ा यादगार है। अच्छा, फिर जिस ड्रामे पे मुझे अवार्ड मिला 2007 में, मेरा पंजाबी ड्रामा था सूड़ा, उसका नाम था। तो सूड़ा ड्रामा जो था उसमें मौजू मैंने ये लिया था कि इंसानी गुर्दों की खरीदो फरोख्त होती है, ये कैसे होती है, क्या नेटवर्क है, बेचने वाले क्यों बेचते हैं, उनकी क्या मजबूरियां होती हैं, खरीदने वाले कौन हैं, वो क्यों खरीदते हैं। अच्छा, दरमियान में इंडेंटर जो हैं सौदेबाजियां कराते हैं, वो कौन लोग हैं, कैसे करवाते हैं, और इसमें डॉक्टर्स का क्या किरदार है, शुबा मेडिकल वाले क्या करते हैं। तो इस मौजू पे मैंने एक रिसर्च करने के बाद एक ड्रामा लिखा। तो वो ड्रामा पहले चला रेडियो फैसलाबाद से। अच्छा, उसके बाद हमारा आ गया हफ्ता तमासील रेडियो का, जो नेशनल कप से नशर होने होते हैं ड्रामे। तो उन ड्रामों के लिए भी फैसलाबाद से कंट्रीब्यूशन भिजवाई गई, मेरा ड्रामा भिजवाया गया, कुछ और ड्रामे भिजवाए गया, उसमें वो ड्रामा सेलेक्ट हो गया। तो वो ड्रामा सेलेक्ट हुआ, तो जब नेशनल कप से वो ड्रामा चला तो उस ड्रामे का नोटिस लिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि इसमें जो मसला उठाया गया है, जो बात बयान की गई है, इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए, ये रोका जाना चाहिए इसको, बड़ी बात ये जो होती है इंसानी। और फिर हमारी कौमी असम्बली ने कानून साजी की और इसके लिए इसको जुर्म करार दिया गया, डॉक्टर्स को मुजरम करार दिया गया जो करेंगे ऐसा, और जो लोग इंडेंटर। बड़ा एजाज है आपके आप, तो ये तो बहुत बड़ा काम है ये आपका। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं समझता हूँ आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। तो ये एक था जी कि बस एक कह लीजिए कि डेडिकेशन के साथ हम लिखते हैं। और इस ड्रामे में लिखने में सारा मेरा किरदार नहीं था, लिखना मैंने है, लेकिन इसमें मेरे जो सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं जनाब एजाज वकार लाशारी, लिखना मैंने उनसे सीखा है और मुख्तरमा नैयर जमाल से सीखा है। 2 मेरे ये उस्ताद हैं रेडियो लिखने के लिए। तो इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ब्रॉडकास्टिंग में मेरे उस्ताद थे आसन ज़हीर बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर थे, तो वो मेरे बाकायदा उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। तो ये 2 बाकी लोगों ने मुझे लिखना सिखाया। तो एजाज वकार साहब उसके प्रोड्यूसर थे, उस ड्रामे के एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर अख्तर अली थे, और एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर जो एजाज वकार, जो कि उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर भी थे रेडियो फैसलाबाद के, तो वो उसके एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर थे। तो मेरे साथ साथ उन लोगों की भी उसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है। और थी। एक टीम जब तक मुकम्मल नहीं होती, और उन आर्टिस्ट की भी जिन्होंने उसमें परफॉर्म किया, बिल्कुल, तो ये सब मिलके फिर एक ड्रामा, बिल्कुल एक टीम है, मुकम्मल टीम ने परफॉर्म किया, फिर उस पर जो है वो एक्शन हुआ और वो पॉपुलैरिटी का। अच्छा, इसी तरह मेरा एक काबिल फख्र ड्रामा जो था वो था निशाने हैदर। वो ड्रामा हमने लिखा था यौम दफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से। तो उसके प्रोड्यूसर थे जनाब एजाज वकार लाशारी,
और एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर उस वक्त के स्टेशन डायरेक्टर थे जनाब मिसाक हुसैन जैदी। तो ये ड्रामा जो है ये पाक इंडिया जो है हमारी उसी पस मंज़र में, उसी लैंडस्केप में लिखा गया था और हम साबित करना चाहते थे कि हमारी अफवाज बहुत बहादुर हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं और बहुत बेहतर हैं और उनको ज़ाहिर हमने लेट डाउन करना ही करना था। तो एक था तो ड्रामा लिखा, उसमें कुछ 26 करैक्टर थे ड्रामे के, बड़ी मेहनत से हमने वो ड्रामा तैयार किया। तो वो ड्रामा 6 सितंबर 1994 को रात 8 बजे हमारे नेशनल कप से नशर हुआ और जो हमारा इंटरनेशनल चैनल है उस पर भी वो नशर हुआ ड्रामा। तो उस ड्रामे का नोटिस हमारे इंडियन जो थी वजारत खारजा उन्होंने लिया। तो उन्होंने हमारे सफीर को तलब किया और उसको एहतजाजी मरासला दिया जी कि आपने ये गलत किया है। तो वो फिर जब ये हुआ तो ज़ाहिर है वो फिर सबके नज़रों में आ गया ड्रामा। उसकी केस्टें वजारत खारजा भी जा रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी, प्रेसिडेंट हाउस भी, और सारा वो चीज़ें हो रही हैं। तो बहरहाल हमारी गवर्नमेंट ने कोई माजरत करने से साफ इनकार किया। तो जो सच्चाई है वो हमने बयान कर हमने सच्चाई बयान तो जेबी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेबी साहब मुझे ये बताएं कि बच्चों के हवाले से जैसे पहले शोज होते थे रेडियो पे, क्या आज भी वैसे हो रहे हैं? फुकदान नजर आता है थोड़ा सा इस चीज का। बच्चों के हवाले से स्पेशलाइज्ड कुछ शो होने चाहिए, जैसे अडल्ट्स के लिए होते हैं, बड़ों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए भी होने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये सेगमेंट मैं कह रहा हूं कि सिर्फ रेडियो पे नहीं बल्कि पूरी मीडिया के ऊपर आप देखें, आप टीवी चैनल्स देखें, बिल्कुल सही कहा, उन पे भी कमी नजर आती है आपको कि जितना कंटेंट का आपका टाइम उनको होना चाहिए, मतलब सपोज अगर आपका कंटेंट जो है वो उसका 5% या 10% जो है वो होना चाहिए, वो नहीं ऐसा होता। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। रेडियो पाकिस्तान वैसे बहुत ही इसके ऊपर जो है वो किया करता था कि वो बच्चों के प्रोग्राम जैसे फूलो कलियां वगैरह मैंने बताया। अच्छा, हमारे रेडियो पे वैसे जैसे हमें मॉडर्नाइज रेडियो, तो मैं क्योंकि अपने रेडियो की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो वो उसमें बहरहाल हमने कहानियाँ इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो रखी हुई हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल ये ख्याल है कि इसको बढ़ना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए इसको, ताकि जो है वो देखें बच्चे, ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और फिर अगर उनको इन्वॉल्व कर लिया जाए इसमें तो उनकी तरबियत के साथ साथ सब चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन कुछ होता है ना, जैसे कंटेंट डिज़ाइन करना, एक तो होता है ना कि आप खुद करते हैं, एक पीछे से भी रिक्वायरमेंट होती है कि यार ये स्पेसिफिक पार्ट हम 1 घंटा बच्चों को देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये काम शुरू होना चाहिए इसके ऊपर? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए कोई प्रपोजल बना के भेजे ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा है ना, थोड़ा सा समझ ले, जो हमारे प्राइवेट रेडियो है ना, उनको क्योंकि कमर्शियलिज्म जो है वो उनका बहुत बड़ा, ये यहाँ पे आके हमारे पुराने रेडियो का मकसद ये था कि वो स्टेट ओन्ड मीडिया था। मतलब वहां पे कोई ये फिक्र नहीं थी कि आपको अल्टीमेटली कितने इश्तिहार आने हैं। जो कोई ड्रामा लिख रहा था, बोल रहा था, जो सिखा रहा था, उसको उसकी तनख्वाह मिल रही थी। ठीक है, अब वो उसको तनख्वाह ही उस काम की मिल रही थी तो उसने उसको परफेक्ट करना ही करना है, नहीं तो उसका जवाबदेही हो जानी है। और स्टेट में आप ये देखें कि जो हम एक आज का मॉडर्न रेडियो 10 लोग चला रहे हैं, उसको दूसरी साइड के ऊपर वही रेडियो जो है वो रेडियो पाकिस्तान 50 लोग चला रहे होते हैं। यानी उनके पास इतने ह्यूज रिसोर्सेज हैं कि हम उससे 10 गुना नीचे से कम पैसों के अंदर वो सब चीजें कर रहे होते हैं और उनके साथ हमारी मुकाबला होता है। तो ये सारी वो चीजें हैं। ये कंपटीशन ने काम बड़ा खराब कर दिया है। कंपटीशन, कमर्शियलिज्म के कंपटीशन, एग्जैक्टली, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे कंपटीशन होना चाहिए कंटेंट का, कंपटीशन होना चाहिए कि अच्छे शोज का। तो वो वहां पे फुकदान अब जो है वो, मैं रेडियो के नहीं बल्कि आलवदा पाकिस्तानी ये तमाम चैनल्स के अंदर अगर देखा जाए, अगर सोशल मीडिया के अंदर देखा जाए, हर चीज़ के ऊपर ये वक्त जो है वो आ चुका है। तो इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। तनवीर साहब, बच्चों के शोज़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और कहा जाता है कि अब पहले से कम टाइम जो है उनके लिए मुख्तस किया जाता है, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरे हिसाब से रेडियो शो जो बच्चों के होते थे वो बच्चों की तरबियत करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म थे। बच्चे वहाँ आके नज़में सुनाते थे, बच्चे वहाँ आके तकारीर करते थे, बच्चे वहाँ आके लतीफ़े सुनाते थे, अक़वाले ज़रई सुनाते थे, अच्छा कुछ और चीज़ें परफॉर्म करते थे। ये बच्चों का एक बुनियादी प्लेटफॉर्म था।
और बच्चों का कह लीजिए कि उनकी झिझक ख़त्म होती थी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता था, और जब वो चीज़ ब्रॉडकास्ट होती थी, बच्चे सुनते थे, तो उनको बड़ी खुशी होती थी। सब बच्चों को सुनाते थे, ये देखो भी मेरे सुनाए हुए लतीफ़े आ रहे हैं, मेरी सुनाई हुई नज़म आ रही है। और आप बड़े बड़े आर्टिस्टों से पूछ लें, राइटर से पूछ लें, अपने जो ब्रॉडकास्टर हैं उनसे पूछ लें, वो कहेंगे जी सबसे पहले मैंने बच्चों के प्रोग्राम में शिरकत की थी, मुझे शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, मैंने बच्चों के प्रोग्राम में शमूलियत की थी। तो रेडियो पाकिस्तान बच्चों के बड़े अच्छे प्रोग्राम करता था, हर स्टेशन से हफ्तावार प्रोग्राम नशर होते थे। फैसलाबाद से भी जब से स्टेशन बनाया टिल नाउ बच्चों के प्रोग्राम नशर होते हैं। लेकिन जो हमारे आए हैं ना चैनल, प्राइवेट आए हैं, 103 आया है, बाकी आए, इनमें अब वो जो है ना बच्चों के लिए कोई सेगमेंट नहीं है। जो मीडिया आया है हमारा, टीवी चैनल्स आए हैं, उनमें भी बच्चों के शोध पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा, कहते हैं जी, अभी भाई कह रहे थे कि इसमें बुनियादी वजह कमर्शियलिज्म की है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप आज भी बच्चों के लिए एक अच्छा शो डिज़ाइन करें तो आपको स्पॉन्सर तो मिल जाएंगे उस शो के लिए भी, तो कमर्शियल का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां बच्चे आके परफॉर्म करेंगे, बच्चों का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, और यही बच्चे कल को आर्टिस्ट बनेंगे। कल को कोई न्यूज़ कास्टर बनेगा, कोई ब्रॉडकास्टर बनेगा, कोई मेज़बान बनेगा, कोई राइटर बनेगा। तो ये एक इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात कर रहे थे कि बच्चों का अदब जो है वो बहुत कम तख्लीक हो रहा है। राइटर भी बहुत कम बच्चों के लिए लिख रहे हैं। बच्चों के लिए जितनी कहानियाँ लिखी जानी चाहिए नहीं लिखी जा रही, बच्चों के लिए जितने फीचर ड्रामे लिखे जाने चाहिए नहीं लिखे जा रहे, ये एक प्रोड्यूस उतने नहीं हो रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया, खास तौर रेडियो पाकिस्तान हो, रेडियो के प्राइवेट चैनल्स हों, या हमारे टीवी चैनल निजी हों या पीटीवी हो, सब पे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कहानियाँ, छोटे छोटे स्किट्स और ऐसी चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए। खुद रेडियो पाकिस्तान के लिए मैंने कहानियाँ बहुत सी लिखी हैं बच्चों के लिए, बहुत देर लिखता रहा हूँ, स्किट्स लिखता रहा हूँ। तो मुश्किल काम है, मैं मानता हूँ मुश्किल काम है, लेकिन ये हमें करना होगा। ख़ासतौर पर राइटर्स को, मैं राइटर्स को कहूँगा कि राइटर हज़रात इस पर तवज्जो दें कि बच्चों के लिए मैक्सिमम कहानियाँ लिखें, मैक्सिमम स्किट्स लिखें, और चैनल जो हैं इसको प्रोड्यूस करें। ये बच्चों का हक है, ये बच्चों की ज़रूरत है। आज हम कह रहे हैं बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, तो बच्चों की तरबियत हमने मीडिया से ही करनी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज़हीर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं रेडियो के हवाले से पब्लिक को, और क्या कहेंगे आप, सफ़र आपका कैसा रहा और फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका? हनान, बहुत ज़बरदस्त। देखिए, रेडियो को पहले तो आपने जब उसकी तारीख में जाते हैं तो आपको ये जहन में रखना है कि रेडियो वो है, यानी कोई भूल नहीं सकता कि जैसे हमारी 1965 की जो है वो जंग थी, उसमें मैडम नूर जहां ने जो है वो कितने खूबसूरत, मतलब मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है रेडियो की कि जिसको पाकिस्तान आने वाले पता नहीं 50 साल भी जो है वो फरामोश नहीं कर पाएगा। जो हमारे लोगों के लिए, हमारी अफवाज के लिए जो नगमे बनाए वहाँ रेडियो के अंदर, तो उसने बिल्कुल इसको एक किस्म का अनमोल कर दिया। ये मैं इसलिए कि क्योंकि हम हिस्टोरिकली थोड़ी सी जो है बात करते हैं। देखिए, सब जगहों के ऊपर अब जो कंटेंट है ना वो है नौजवान, जिस तरह से 60% के करीब हमारे नौजवान हैं, तो ज़्यादा अब हर मटेरियल की कोशिश यही होती है कि वो नौजवानों के लिए जो है वो मटेरियल बनाए। ज़्यादा जो ऑडियंस है आपकी, वो चाहे टीवी की हो चाहे रेडियो की लिसनरशिप हो, तो वो उसके लिए जो है वो ज़्यादा कंटेंट जो है वो तैयार किया जाता है। दूसरे लोगों के लिए भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मीडियम है। जिस तरह से अब डिजिटल मीडियम, ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट क्रिएशन जो है वो शुरू हुई है, आप देखें कि वो लोग जिनका कोई रेडियो से ताल्लुक़ था, आपको बोलना अगर बेहतर आ गया है, आपका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर है और आपने अगर कोई थोड़ी बहुत सीखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो रोशन ही है। मैं रेडियो के साथ अभी भी समझता हूँ कमर्शलिज्म के मसाइल जो है वो हर जगह के ऊपर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो रेडियो एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहा है। मोबिलिटी इतनी लोगों की बढ़ गई है, आप देखें स्क्वायर्स के ऊपर खड़े हुए आपको अब एक एक दफ़ा इशारे नहीं, गाड़ियाँ कितनी बढ़ गई हैं, लोगों के पास डिजिटल मीडियम आ गए हैं, एप्लीकेशंस के अंदर सब जगह के ऊपर है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर ये कि यही जो रेडियो मटेरियल है, अब लोग उसको वीडियो बना के उसको कल को वो यूट्यूब और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। तो मैं इसको बहुत रोशन देख रहा हूँ। मुझे आई एम श्योर कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इसका
जो है वो लोगों के अंदर जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा क्रेज़। सोशल मीडिया ने भी कुछ इसकी जगह ले ली। बिल्कुल ली है, सोशल मीडिया ने सबकी जगह ली है। सोशल मीडिया ने टीवी की जगह ली है, सोशल मीडिया ने किताबों की, अखबार की, रिसालों की, रेडियो की, सबकी जगह ली है सोशल मीडिया ने। लेकिन इसका एक वक्त है, यानी आप समझे कि कुछ साल जिस तरह से अभी एक बिगिनिंग है, आगे भी रहेगा, लेकिन अब ये सारी चीजें सोशल मीडिया के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगी, इंटैक्ट हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगी। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूं। मैं सोशल मीडिया को ये नहीं समझता हूं कि सोशल मीडिया आ गया तो उसने टीवी या रेडियो को जो है वो कम कर दिया। मैं समझ रहा हूं कि टीवी और रेडियो के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब वो टीवी और रेडियो पे भी लोगों को दिखाएं और सुनाएं, और उसी के साथ साथ में सोशल मीडिया के ऊपर भी वो अपना कंटेंट दें ताकि जब मर्जी को सुन ले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो में आने के लिए। बड़ी मुफीद और ज़बरदस्त डिस्कशन रही आपके साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नाजरीन जो है उनको भी आज का सेशन जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।